हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुप्तकालीन प्रशासन की, और इसी प्रशासन में हमने देखा, मैंने आपको बताया कि हालांकि विशद उल्लेख गुप्तकालीन मंत्रिपरिषद का मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज वहां पर क्लियर थी कि एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा पद दिए जाते थे। और मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त के समय महादंडनायक, महासंधि विग्राहिक और कुमारामात्य, जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, ये तीनों के तीनों पद जो थे वो समुद्रगुप्त के समय वीर जो है हरिसेन के पास में थे। और वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यही तीनों पद हरिसेन के पुत्र वीरसेन के पास में हुआ करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक से अधिक पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो बात करेंगे अमात्य की। अमात्य क्या होता था, देखिएगा। जहां हमने मौर्यकालीन कला संस्कृति में बात करी थी, अमात्य या महामात्य एक तरीके से पूरे बड़े मंत्री हुआ करते थे। ठीक है ना। प्रमुख तीर्थों की जहां हमने बात करी थी, वहां पर अमात्य शब्द आपके अवश्य आया था और आप लोगों को याद भी होगा। लेकिन यहाँ गुप्त काल में अमात्य का मतलब था विशाल जो नौकरशाह होता था, विशेष रूप से कौन, नौकरशाह, उसे क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। वहीं पर एक शब्द मिलता है पुस्तपाल। देखिएगा, अमात्य, हम एक तरफ तो लिख रहे थे अधिकारी और एक तरफ उसके कार्य लिख रहे थे। तो नेक्स्ट, अमात्य। अमात्य का मतलब था नौकरशाह। एक शब्द आपको मिलता है पुस्तपाल। शब्द क्या मिलता है? पुस्तपाल। अब देखिएगा, पुस्तपाल को कैसे याद रखोगे और क्या होता था ये पुस्तपाल, उसमें विशेष रूप से ध्यान देना है। पुस्तपाल, पुस्तपाल को याद कैसे रखोगे? पुस्तक को पालने वाला, पुस्तक को पालने वाला। और पुस्तक को पालेगा तो मतलब कोई ना कोई ग्रंथ होगा उसके पास में, उसमें वो कोई ना कोई चीज लिखेगा उसमें, और लिखेगा, इसका मतलब क्या, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आपका पुस्तपाल कहलाता था। ठीक है, आ गई बात समझ में? भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, भूमि का लेखा जोखा, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, रखने वाला अधिकारी जो होता था वो क्या कहलाता था बेटा? याद रखना, पुस्तपाल कहलाता था। ठीक है। एक शब्द आगे मिलता है दंडपाशिक। शब्द क्या मिलता है? दंडपाशिक। देखिएगा, हमने इससे पहले एक शब्द पढ़ा था महादंड नायक, दंड देने वाला, और यहां पर शब्द क्या है? दंडपाशिक है। तो दंडपाशिक को कैसे याद रखोगे बेटा? याद रखना, दंड में पासने वाला, फांसने वाला, और दंड में फांसने वाला व्यक्ति कौन? दंड देने के लिए कौन फांस के ले जाता? पुलिस वाला। तो पुलिस अधिकारी जो होता था वो दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी गुप्त काल में दंडपाशिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? उसके बाद एक शब्द आपको मिलता है विनय स्थिति स्थापक। शब्द क्या मिलता है? विनय स्थिति स्थापक। क्या होता है विनय स्थिति स्थापक? विनय के साथ में शब्द जोड़ना है, जो विनय करे आपके साथ में। क्या करे? विनय करे। विनय करे का मतलब क्या? विनय होगा तो कहीं ना कहीं धर्म ही हमें विनय सिखाता है। तो सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी क्या कहलाता था? विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक। ठीक है, सर्वोच्च धर्म अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी,
धार्मिक अधिकारी, ठीक है। सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी आपका क्या कहलाता था? विनय स्थिति स्थापक आपका कहलाता था, ठीक है। एक शब्द आपको मिलता है महाअक्षपाटलिक। महाअक्षपाटलिक, देखो अब देखो ध्यान से सुनो इस शब्द को, बहुत अच्छे से समझना इस शब्द को, और यहीं से आपका उत्तर मिलने वाला है। शब्द क्या है? पटल, है ना। अक्षपाटलिक से शब्द याद रखोगे पटल, है ना। तो पटल के ऊपर क्या रखा जाता? बजट, ठीक है ना, याद रख लोगे ना। महाअक्षपाटलिक में शब्द याद क्या रखना है? पटल। पटल के ऊपर क्या रखा जाता था? बजट रखा जाता था। तो आय और व्यय का ब्यौरा देने वाला व्यक्ति या ब्यौरा रखने वाला अधिकारी जो होता था वो क्या कहलाता था? महाअक्षपाटलिक, ठीक है। आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, मतलब लेखा अधिकारी हम बोल सकते हैं। ब्यौरा रखने वाला अधिकारी बेटा जी क्या कहलाएगा आपका? महाअक्षपाटलिक कहलाएगा। एक शब्द आपको मिलता है ध्रुवाधिकरणिक। ध्रुव करना मतलब एकत्रित करना, ठीक है ना। क्या एकत्रित करेगा? राजस्व एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ध्रुवाधिकरणिक। क्या कहलाता था? ध्रुवाधिकरणिक। ध्रुवाधिकरणिक, ध्रुवाधिकरणिक का मतलब समझो आप, है ना। ध्रुव करना, एकत्रित करना, तो राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी या राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी। राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई कि कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे। उन अधिकारियों की सारी हमने बातें कर ली। थोड़ा सा हम बात करते हैं गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन की तरफ, ठीक है। तो वहां पर इकाई आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन कौन सी इकाइयां थी, ठीक है। तो गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन, गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन, देखो बेटा समझना इसको बहुत अच्छे से। गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो साम्राज्य का विभाजन किस प्रकार से था, इकाई विभाजन की हम लोग बात करेंगे। इकाइयां, ठीक है, और एक तरफ मैं लिखूंगा प्रशासक, ठीक है। यदि हम बात करें सर्वोच्च जो इकाई थी, वो सर्वोच्च इकाई हमारी क्या था? साम्राज्य। साम्राज्य, और साम्राज्य का मतलब क्या था? देश। और देश का जो प्रशासक होता था वो महाराजा धीराज कहलाता था। महाराजा धीराज, मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। जो राजा होता था, सम्राट होता था, क्योंकि ये गुप्त जो थे ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, और कुषाण जो छोटी छोटी उपाधियां धारण करते थे उन छोटी छोटी उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया, और त्यागने के बाद में बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, ठीक है। तो पहली जो इकाई है आपकी वो क्या है? साम्राज्य है। साम्राज्य, साम्राज्य का मतलब क्या है बेटा जी? याद रखना, देश। देश का सर्वोच्च जो प्रशासक होता था वो महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण करता था। महाराजा धीराज, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? महाराजा धीराज, सम्राट, ठीक है। राजा जो होता था ये इस प्रकार की उपाधियां धारण करता था। साम्राज्य का विभाजन किस में था? तो प्रांतों में। और प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत या राज्य एक ही बात है, ठीक है। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति का जो प्रशासक होता था वो क्या कहलाता था? उपरिक या महाराज। उपरिक या महाराज। भुक्ति, ये प्रश्न बन सकता है, देखो, प्रांत या राज्य, प्रांत या राज्य। देखो, मौर्य काल में जो साम्राज्य का विभाजन था वो प्रांतों में विभाजित था, है ना, जिन्हें चक्र कहा जाता था। यही गुप्त काल में यदि हम बात करते हैं तो साम्राज्य किस में विभाजित था? भुक्ति में विभाजित था। ठीक है, याद रखना, किस में? भुक्ति में विभाजित था। और भुक्ति का जो प्रशासक होता था, ठीक है, वो कौन, क्या कहलाता था? वो कहलाता था उपरिक। क्या कहलाता था? उपरिक कहलाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? और उपरिक के अलावा उपरिक का जो पद होता था, इसी को भौगिक और भोक्ता भी कहते थे हम लोग। क्या बोलते थे? भौगिक या भोक्ता। और साथ ही साथ ये महाराज की उपाधि भी धारण करता था। ठीक है, याद रखना बेटा कि वस्तुतः राजकुमार को यह पद दिया जाता था। राजकुमार को यह पद दिया जाता था। ठीक है, ये पद किसको दिया जाता था? राजकुमार को दिया जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम नंबर 3 पे। भुक्ति या प्रांत किस में विभाजित था? विषय में। भुक्ति या प्रांत किस में विभाजित था? विषय में। विषय का मतलब क्या है? जिला। विषय का मतलब क्या है बेटा जी? याद रखना, जिला। और जिले का जो प्रशासक होता था वो कहलाता था विषयपति। क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। विषय से याद रखिएगा कि इसको क्या कहेंगे हम लोग? विषयपति कहेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आपकी बन जाती है। क्या महत्वपूर्ण बात बन जाती है? विषयपति की सहायता के लिए एक मेहतर नियुक्त होता था। विषयपति के जस्ट नीचे जो एक कार्य करता था, उसकी सहायता के लिए जो है कौन नियुक्त होता था? मेहतर। और इस मेहतर के नीचे दो अधीन, इसी मेहतर के अधीन दो लोग और होते थे। एक होता था आपका श्रेष्ठी, जिसे कुलिक कहा जाता था। ठीक है, माफ करना, श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का मतलब क्या है? व्यापारी। और दूसरा क्या है? कुलिक। कुलिक का मतलब क्या है? शिल्पी। कुलिक का मतलब क्या है? शिल्पी। शिल्पी का मतलब जब जिले में जो है विशेष रूप से जब कार्य किए जाते थे, नव निर्माण के कार्य जो किए जाते थे, वो किसके माध्यम से? शिल्पी के माध्यम से। और उसी शिल्पी को क्या कहा जाता था? कुलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलिक। तो याद रखिएगा कि विषयपति की सहायता हेतु मेहतर की नियुक्ति की जाती थी। किसकी नियुक्ति? मेहतर की नियुक्ति। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? और इस मेहतर के अधीन दो लोग कार्य करते थे। मेहतर के अधीन भी दो लोग जो है कार्य करते थे। एक होता था श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का मतलब क्या है? व्यापारी। और दूसरा होता था शिल्पी। शिल्पी को क्या कहा जाता था? कुलिक। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब क्या है? व्यापारी। और दूसरा याद रखिएगा क्या चीज है? कुलिक। ठीक है, कुलिक का मतलब क्या होता था बेटा? शिल्पी। कुलिक का मतलब क्या है? शिल्पी। देखो, समझना इसको। इकाई की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी इकाई क्या था? साम्राज्य। साम्राज्य का विभाजन किस में था? प्रांत में। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत किस में विभाजित थे? जिलों में। जिले को विषय कहा जाता था। विषय का जो प्रशासक होता था उसके जो है विषयपति कहलाता था। इस विषयपति की सहायता के लिए एक मेहतर नियुक्त होता था। इस मेहतर के अधीन दो कार्य करते थे। जो व्यापार का कार्य संभालता था, ठीक है, व्यापारियों का जो मुखिया था एक तरीके से, उसके लिए श्रेष्ठी शब्द मिलता है, व्यापारी। फिर आगे इन दल का भी एक मुखिया होगा जिसे सार्थवाह कहेंगे, आगे की बात है। इस मेहतर के अधीन एक शिल्पी होता था जिसे कुलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलिक कहा जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, विषय जो है
अर्थात जिले किस में विभाजित होंगे? नंबर 4 पे क्या आएगा? वीथी। नंबर 4, नंबर 4 पे इकाई आएगी वीथी। ठीक है, क्या होता है वीथी? वीथी का मतलब था तहसील। ठीक है ना, वीथी का मतलब क्या था? तहसील। और इन तहसीलों का कार्यभार भी जो प्रशासन जो संभालता था वो या तो मेहतर के हाथ में होता था या फिर विषयपति के हाथ में होता था। ठीक है, तहसील और इसका जो प्रशासक होता था वो मेहतर या विषयपति में से एक व्यक्ति संभालता था। मेहतर या विषयपति। ठीक है, मेहतर या विषयपति में से दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो होता था वो इसके प्रशासन को संभालता था। अगली जो इकाई है उसको बोलते थे पेंट। पेंट क्या बोलते थे? पेंट। और पेंट से याद रखना, पेंट सबसे नीचे पहनते हैं ना, तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? एक तरीके से याद रख लेना, पेंट। ठीक है ना, या कई शब्द मिलता है, कई जगह शब्द मिलता है ग्राम या गांव। गांव या ग्राम जो होता था या पेंट जो होती थी ये स्वशासित इकाई होती थी, अपने आप इसका संचालन किया जाता था। लेकिन किस आधार पर किया जाता था? इसका जो मुखिया होता था वो कहलाता था ग्रामिक या भोजक। ग्रामिक या भोजक कहलाता था। और गांव का जो संपूर्ण प्रबंध है वो संपूर्ण प्रबंध करने के लिए छोटी छोटी ग्राम सभाएं होती थी। मैंने कहा ना कि गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। और गांव का संपूर्ण प्रबंध करने के लिए ग्राम सभाएं होती थी। अब ये ग्राम सभाएं क्या क्या कार्य करेगी? गांव की सुरक्षा का दायित्व होगा, गांव में कोई नए निर्माण करवाने तो उसका दायित्व होगा, और साथ ही साथ बेटा जी राजस्व वसूलने का कार्य भी गुप्त काल में गांव में ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? और मध्य भारत में यहां से प्रश्न बनता है कि मध्य भारत में या मध्य देश में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमंडली कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, यदि आपके वहां पर पेंट गांव या ग्राम नहीं आए और पंचमंडली आ जाए तो इस स्थिति में भी आप क्या करोगे? पंचमंडली। क्योंकि गांव जो थी वो वस्तुतः स्वशासित इकाई थी। क्या थी? स्वशासित इकाई थी। और इसकी जो पूरा का पूरा प्रबंधन करने का जो कार्य था वो किसके हाथ में था? बेटा जी याद रखना कि ग्राम सभाओं के हाथ में था। ठीक है, और इन ग्राम सभाओं को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, बाकी आपका प्रश्न आता नहीं है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि मध्य भारत में ग्राम सभाओं को क्या कहा जाता था? तो पंचमंडली कहा जाता था। और गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या थी? तो इसी स्थिति में भी आप लोग याद रखिएगा कि क्या था? ग्राम सभा या गांव। ठीक है ना। तो नंबर 5 पेंट, ग्राम या गांव। इसका जो मुखिया होता था वो ग्रामिक या भोजक कहलाता था। ग्रामिक या भोजक। याद रखना कि यह स्वशासित इकाई होती थी। प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्राम का प्रबंधन करने हेतु
ग्राम सभाएं होती थी। ग्राम सभाएं होती थी। जो सुरक्षा, निर्माण, वे राजस्व वसूलने का कार्य करती थी। राजस्व वसूलने का कार्य करती थी। ठीक है। मध्य देश में या मध्य भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा कि मध्य भारत में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। ठीक है। पंचमंडली किस रूप में? भाई गांव में आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में गांव के बाहर इस प्रकार से एक बड़ा सा मोटा सा, है ना, एक कोई पेड़ होता था। ठीक है, गांव से बाहर, और इस पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा बना हुआ होता था। बड़ा सा चबूतरा बना हुआ होता था इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से पंच परमेश्वर बैठते थे। पंच परमेश्वर बैठते थे, 5 लोग बैठते थे जिन्हें पंच परमेश्वर कहते थे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से। और वो गांव में जब कोई भी किसी भी प्रकार की बात होती थी तो उनके जो है डिसीजन इन्हीं के आधार पर होता था। चाहे गांव की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे गांव में कोई नया निर्माण करना हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की चीज हो। ठीक है ना, तो इसी चीज को पंच परमेश्वर कहा जाता था एक तो। ठीक है, और यही चीज जो है वो क्या कहलाई? आपकी पंच मंडली कहलाई। यही चीज क्या कहलाई? आपकी पंच मंडली कहलाई। गांव में सारे के सारे लोग इन लोगों के सबके सामने क्या हो जाते थे? इकट्ठे हो जाते थे। और गांव के कोई भी जो चीज है ये सामूहिक डिसीजन यहाँ पर होता था। ये 5 जो लोग बैठते थे, इन 5 लोगों का निर्णय जो होता था वो अंतिम होता था और सर्वोच्च होता था। ठीक है, आगे बात समझे। और तो इसलिए तो हम ग्राम सभाओं के बारे में तो हम खैर जानते हैं, अभी भी होती है गांव में। छोटे छोटे जो गांव है वहां पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है बेटा कि ग्राम सभा को क्या कहा जाता था मध्य भारत में? तो मध्य भारत में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था, जो कि प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आगे बात समझ में। स्वशासित इकाइयां हुआ करती थी ग्राम जो होते थे। ठीक है ना, क्योंकि उनका सारा का सारा जो प्रबंधन है वो ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। और इसी ग्राम सभा को क्या कह दिया गया? पंचमंडली कह दिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तक कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। वापस समझ लेना बेटा। इकाई की बात करें, साम्राज्य सबसे बड़ी इकाई है, फिर भुक्ति है, फिर विषय है। विषय कि जो है सारा कार्य कौन करेगा? विषयपति करेगा। सहायता के लिए मेहतर होते थे। ठीक है, इस मेहतर के अधीन एक तो श्रेष्ठ ही होता था व्यापारी, एक कुलिक होता था शिल्पी। ठीक है, आगे विथी जिसे तहसील कहते थे, यहाँ का प्रशासन भी मेहतर या विषयपति के द्वारा जो है इनका प्रशासन संभाला जाता था। पेंठ या ग्राम जो थी वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो देखिएगा बेटा, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च जो न्यायाधीश हुआ करता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश राजा हुआ करता था। सर्वोच्च अंतिम रूप से जो है, अंतिम रूप से जो निर्णय होता था वो किसका होता था? राजा का।
आगे बात समझ में। जबकि मुख्य न्यायाधीश जो हुआ करता था उसके लिए शब्द मिलता है महादंड नायक। क्या शब्द मिलता है बेटा जी, याद रखना, महादंड नायक। न्यायालय को सभा या धर्म सभा या धर्माधिकरण कहा जाता था। न्यायालय को क्या कहा जाता था, सभा, धर्मस्थल या धर्माधिकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश कौन होता था, सम्राट या महाराजा धीराज होते थे, महाराजा धीराज या सम्राट। ठीक है बेटा। जबकि मुख्य न्यायाधीश जो होता था, मुख्य न्यायाधीश वो कौन होता था, महादंड नायक, महादंड नायक। ठीक है बेटा। न्यायालय को क्या कहा जाता था, सभा, धर्मस्थल या धर्माधिकरण। न्यायालय क्या कहलाता था, सभा कहलाता था या धर्माधिकरण। ठीक है, तो ये बात याद रखना, न्यायालय को क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता है या धर्माधिकरण, या कई जगह शब्द मिलता है धर्मस्थल, क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी कुठाराघात नहीं होता था। जब हमने बात की कि फाहियान जब भारत आया तो वो कहता है कि साहब गुप्त काल में न्याय व्यवस्था जो थी वो कठोर नहीं थी, दंड प्रावधान कठोर नहीं था, क्योंकि अपराध नहीं के बराबर था, अपराध नहीं के बराबर था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और दूसरी बात क्या कि यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो हालांकि पहले उसे चेतावनी दी जाती थी, परंतु बार बार अपराध करने पर उस व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। उस व्यक्ति का क्या है बेटा जी, दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ये बात याद रखना। हालांकि अब आगे थोड़ी सी हम चर्चा करें, थोड़ा और यदि डिटेल में इसको बात करेंगे, हालांकि इतना आप लोगों को पढ़ना नहीं, केवल मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि गुप्तकालीन जो न्यायालय हैं, इन गुप्तकालीन न्यायालयों का उल्लेख वस्तुतः नारद स्मृति में हमें देखने को मिलता है। कई जगह यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि मनुस्मृति में भी जो है इस प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में कुल 4 न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। एक का नाम है कुल, दूसरे का श्रेणी और तीसरे का गण। ये तीनों जो न्यायालय थे वो वस्तुतः सामान्य जो जनता थी, उस सामान्य जनता के जो फरियादें थी उनको सुनने के लिए हुआ करते थे। जबकि चौथा जो न्यायालय मिलता है उसे राजकीय न्यायालय कहा जाता था, जो कि सरकारी लोगों के लिए हुआ करता था। सरकारी लोगों का मतलब क्या है, सरकारी लोगों का मतलब यह है कि साहब जो प्रशासन से संबंधित यदि कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है तो उस स्थिति में उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी वो केवल और केवल राजकीय न्यायालय में ही की जाती थी। ज़्यादा कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, मेरे मन में था इसलिए आप लोगों को मैंने आपको बता दिया है। आगे यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो न्याय व्यवस्था का थोड़ा सा हमने क्योंकि उल्लेख किया है, मैंने कहा कि कठोर दंड का प्रावधान नहीं था, मृत्युदंड दिया ही नहीं जाता था, मृत्युदंड दिया ही नहीं जाता था, आर्थिक दंड ज्यादा दिया जाता था।
और यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे तो उस अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। तो मैं यहां पर सीधे सीधे लिख रहा हूं आपके लिए दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था, ठीक है। तो कठोर दंड नहीं दिया जाता था, कठोर दंड नहीं दिया जाता था, अर्थात मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, मृत्यु दंड नहीं। कठोर दंड का मतलब ये मत समझ लेना कोई कि साहब हाँ कौड़ो कौड़ो ही देवता है ना, हीरो जिमावता नहीं। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। क्या नहीं दिया जाता था? मृत्यु दंड देने का प्रावधान यहाँ पर नहीं था, ठीक है। आर्थिक दंड अत्यधिक दिया जाता था। आर्थिक दंड, आर्थिक दंड अत्यधिक दिया जाता था। ठीक है। बार बार अपराध करने पर, बार बार अपराध करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था, दाहिना हाथ काट लिया जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली न्याय व्यवस्था की। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं राजस्व व्यवस्था, और इसी के साथ साथ में गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की चर्चा हम लोग करते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा पहले, फिर अपन इसके बारे में लिखते हैं। देखो सुनो भाई, संपूर्ण भूमि जो होती थी, संपूर्ण भूमि का स्वामी ठीक वैसे ही जैसे हमने मौर्य काल की बात की थी, संपूर्ण भूमि का जो स्वामी होता था वो राजा होता था। और गुप्त काल में जो आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो भूमि कर ही था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वस्तुतः जो गुप्त काल में अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, लंबी दूरी के व्यापार में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, ठीक है ना। तो आय का जो प्रमुख स्रोत था वो आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। और इसी भूमि कर के लिए आपको जो है कुछ शब्द मिलते हैं। भूमि कर का भाग, भोग, उद्रेंग और ऊपरी कर, 4 प्रकार के भूमि करों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। भाग देंगे हम लोग, है ना। भाग का मतलब क्या है कि कुल उपज का 1/6 भाग। भोग, भोग का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको मनुस्मृति में। भोग का उल्लेख कहां पर मिलता है? मनुस्मृति में। भोग क्या था? भोग चढ़ाना है आपको, किसको? राजा को, और प्रतिदिन चढ़ाना है। तो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट जो होती थी वो क्या कहलाती थी? भोग कहलाती थी। अब इस भेंट में फल फूल इत्यादि कोई भी किसी भी प्रकार की जो चीजें दे दी जाती थी, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती थी? भोग कहलाती थी। आगे बात समझ में क्लियर है? उद्रेंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका। उद्रेंग क्या था? उद्रेंग को याद रखना। उदर, उदर का मतलब क्या? पेट। और पेट पापी है भाई, पापी पेट का सवाल है ना। और पापी पेट का सवाल है तो क्या करेगा? अनाज चाहिए, पेट को चाहिए कि नहीं चाहिए? और अनाज कौन उगाएगा? किसान। लेकिन कौन सा? स्थायी किसान। स्थायी किसानों से लिया जाने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था? उद्रेंग कहलाता था। क्या कहलाता था? उद्रेंग कहलाता था। एक शब्द मिलता है आपको, ऊपरी कर, ऊपर वाला, है ना। और ऊपर वाला तो हमेशा अस्थायी होता है।
ऊपर वाला तो हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है। तो अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था बेटा, ऊपरी कर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि गुरुजी फिर स्थायी और अस्थायी किसान में क्या फर्क है। स्थायी किसान का मतलब तो एक तरीके से वही हो गया जिसकी खुद की भूमि होती थी, खुद कृषि करता था और एक ही जगह रह करके अपने ही गांव में। और ऐसे लोग जिनके पास में खुद की भूमि नहीं होती थी, दूसरे के यहां पर जाकर के कार्य करते थे, किसान के रूप में खेती करते थे, वो क्या होते थे, अस्थायी किसान होते थे। कैसे, अस्थायी किसान। तो याद रखिएगा कि उद्रेंग जो था वो स्थायी किसानों से लिया जाता था 1/6 भाग, ठीक है। और ऊपरी कर जो था वो क्या होता था, जो अस्थायी किसान थे उनसे लिया जाता था। और भाग जो था, भाग क्या था, वो भी भू राजस्व का कर था, 1/6 भाग का भी उल्लेख मिलता है। तो ये इस प्रकार से कुछ जो है गुप्तकालीन करों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात, कोई भी किसान जो है कि वो किसान अपना जो राजस्व है वो राजस्व 2 प्रकार से जमा करवा सकता था। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक प्रकार था मय, शब्द क्या मिलता है, मय, शब्द मिलता मय। और मय को आप कैसे समझोगे, मैं आ गयो, मैं आ गयो, मैं आ गयो, बारिश, ठीक है ना। आगे बात समझ क्लियर है, मारवाड़ में बोलते हैं ना मैं आ गयो रे, है ना। मैं मतलब बारिश, ठीक है ना। तो और बारिश आएगी तो क्या होगा, अनाज होगा। बारिश होएगा तो क्या होगा, अनाज होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। तो याद रखिएगा कि जो अनाज के रूप में जो कर दिया जाता था उस कर को क्या कहा जाता था, मय कहा जाता था। एक आपका जो कर था वो था हिरण्य, हिरण्य का मतलब नगद कर। ये इस हिरण्य कर को हम लोग मौर्य काल में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। उसके अलावा कुछ और भी कर थे, जैसे था भूतोवात प्रत्याय। क्या था, भूतोवात प्रत्याय, बहुत लंबा सा शब्द है। भूत, भूत कब चिपकेगा, जब बाहर से कोई चीज आएगी, है ना, और यहां से कोई चीज जाएगी तो आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर था वो क्या था बेटा, भूतोवात प्रत्याय। क्या था, भूतोवात प्रत्याय। देखिएगा, कि संपूर्ण भूमि का स्वामी, संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता था, ठीक है। दूसरी बात, आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, भूमि कर था, ठीक है। और इस भूमि करों की यदि हम लोग बात करें तो 4 प्रकार के भूमि कर हमें देखने को मिलते हैं। सब मिलता है भाग, भोग, उद्रेंग और शब्द मिलता है ऊपरी कर। भाग, भोग और उद्रेंग और ऊपरी कर, ये 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। तो सामान्य भू राजस्व, सामान्य भू राजस्व जो होता था वो क्या कहलाता था बेटा, याद रखिएगा, आपका भाग कहलाता था। 1/6 भाग तक ये वसूला जाता था। भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट, या राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट, दी जाने वाली भेंट, फल फूल इत्यादि इस प्रकार की कोई भी चीज। उद्रेंग, तो याद रखिएगा कि स्थायी किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व, किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व, लिया जाने वाला भू राजस्व। चिंता मत करना, फिर कह रहा हूं, आपके गुप्त काल में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ज्यादातर कला, संस्कृति और साहित्य और विज्ञान से ही आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसकी कोई टेंशन मत करना, ठीक है ना।
ऊपरी कर, अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर। अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर, किसानों से लिया जाने वाला कर। राजस्व दो प्रकार से लिया जाता था। कैसे बेटा? एक आपको याद रखना है शब्द मय, और मय का मतलब होता है अनाज। मय का मतलब क्या है? अनाज के रूप में। और दूसरा शब्द याद रखना आपको हिरण्य। हिरण्य का मतलब क्या था? नगद के रूप में। नगद के रूप में। अगली बात, भूतोवात प्रत्याय कर। भूतोवात प्रत्याय कर। तो आयात व निर्यात पर लिया जाने वाला कर। आयात व निर्यात पर लिया जाने वाला कर। लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था बेटा? भूतोवात प्रत्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? भूतोवात प्रत्याय। एक शब्द विशेष महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द मिलता है आपको अग्रहार। क्या शब्द मिलता है? अग्रहार। अग्रहार क्या था? मंदिरों हेतु तो ब्राह्मणों को या धार्मिक शिक्षण संस्थान या विद्यालय जो होते थे, शिक्षण संस्थान, उन शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए जो कर मुक्त भूमि अनुदान दिया जाता था, ये कर मुक्त भूमि अनुदान क्या कहलाता था? याद रखिएगा, अग्रहार कहलाता था। देखो, अग्रहार किसके लिए? मंदिर निर्माण के लिए, ब्राह्मणों को देने के लिए, और साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए जो भूमि दान की जाती थी, कर मुक्त होती थी, उस वहां भूमि से किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लिया जाता था। क्या कहलाता था बेटा? अग्रहार कहलाता था। ठीक है, आगे बात समझ में याद रखना। गुप्त शासक जो थे, इन गुप्त शासकों ने क्या कहा? मैंने कहा ना, अर्थव्यवस्था ज्यादा वो थी नहीं, तो पैसा ज्यादा होता नहीं था, अब पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो कर्मचारी थे, इन राजकीय कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि देना प्रारंभ कर दिया था। भूमि दान देना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ राजकीय पदों को उसने क्या कर दिया था? याद रखना कि राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है, शब्द मिलता है अग्रहार। अग्रहार इंपॉर्टेंट है ये। मंदिरों, ब्राह्मणों व शिक्षण संस्थानों हेतु कर मुक्त भूमि दान, कर मुक्त भूमि अनुदान, भूमि अनुदान आपका क्या कहलाता था? अग्रहार कहलाता था। ठीक है, अगली बात, नोट लगा के लिख रहा हूं बेटा, नोट, कि गुप्त काल में राजकीय कर्मचारियों को
वेतन के बदले, वेतन के बदले भूमि देना प्रारंभ किया। राजकीय तथा राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया गया। राजकीय पदों को क्या कर दिया गया बेटा? वंशानुगत बना दिया गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात केवल और केवल दिमाग में याद रखना कि भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देना सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश आंध्रा, ठीक है, और दक्षिण भारत का राजवंश था, प्रमुख राजवंश था सातवाहन वंश, ठीक है। और इस सातवाहन वंश में एक शासक हुए थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। क्या नाम था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया था। विशेष बात ये आपकी बन जाती है, केवल आपके दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। नोट लगा ही देता हूं मैं आपको कि प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम कर मुक्त भूमि अनुदान, कर मुक्त भूमि अनुदान सातवाहन वंश ने देना प्रारंभ किया। सातवाहन वंश ने देना प्रारंभ किया। ठीक है, आगे बात समझ में। और विशेष याद रखिएगा कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, ठीक है बेटा जी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी प्रथम ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी एकमात्र ऐसा शासक माना जाता है जिसने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ उसने जो है अपने अभियान चलाए थे। आगे बात समझ क्लियर है? अगली हम थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं गुप्तकालीन भूमि के प्रकार, ठीक है। और इन गुप्तकालीन भूमि के प्रकारों का उल्लेख हमें मिलता है अमर कोश में। कहाँ पर मिलता है? अमर कोश में। याद रखिएगा कि गुप्तकालीन भूमि का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? अमर कोश में। अमर कोश में विशेष रूप से 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सी भूमियां हैं अभी याद करवाने वाला हूं, देखिएगा। गुप्तकालीन भूमि, गुप्तकालीन भूमि, देखिएगा कि उल्लेख अमरकोश में, उल्लेख अमरकोश, अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया? अमर सिंह के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। भूमियों का वर्णन मिलता है।
कौन कौन सी ये 12 प्रकार की भूमियां थी, ठीक है। इसमें से जो जो महत्वपूर्ण जो भूमि है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी भूमियों का हालांकि वर्णन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है उनका नाम सुनिएगा। सबसे पहले नंबर 1 क्षेत्र। नाम क्या मिलता है बेटा जी, याद रखना क्षेत्र। क्षेत्र को कैसे याद रखोगे, क्षेत्र का मतलब हम क्षेत्र किसको बोलते हैं, खेत को। और अब बहुत बड़ा क्षेत्र है क्या, खेत है ना, और खेत में हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि, खेती के लिए उपयुक्त भूमि क्या कहलाती थी आपकी, क्षेत्र कहलाती थी। कृषि हेतु उपयुक्त भूमि, उपयुक्त भूमि क्या कहलाती थी, क्षेत्र कहलाती थी। नंबर 2 शब्द मिलता है वास्तु। ये महत्वपूर्ण है, देखो अब वास्तु से आप क्या याद रखोगे कि हम सबसे पहले वास्तु दोष का कहां पर पता करते हैं, जहां हमें मकान बनाना हो, हमारा मकान बनाना हो, तो हम 1000 चीजें 1000 माथा पोड़ियां करते हैं ना कि वास्तु दोष है कि नहीं है, वास्तु का अकॉर्डिंग ये भूमि है कि नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो वास्तु का मतलब क्या था बेटा, कि निवास योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, वास्तु। निवास योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि जो थी उसको क्या कहा जाता था, वास्तु कहा जाता था, जहां पर निवास किया जा सकता था बहुत आसानी से। नंबर 3, और नंबर 3 पे आपका शब्द मिलता है खिल। खिल का मतलब क्या है, खिली खिली भूमि रहेगी। खिली खिली कौन सी रहेगी, जहां पर हल भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छी सी जो है कृषि हो जाएगी, बहुत अच्छी। जो भूमि जोती नहीं जाती थी, बिना हल चलाए जहां पर कृषि की जाती थी, उसको क्या कहा जाता था, खिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खिल। खिली हुई कौन सी रहेगी, जिसका सीना चीरा ही नहीं जाएगा, हल उसके ऊपर चलाया नहीं जाएगा, तो खिली खिली रहेगी। उसके ऊपर फिर भी बहुत अच्छी फसल होती थी, है ना, बिना जोते। खिल, है ना, याद रखिएगा। बिना जुती भूमि, जहां खेती की जाती थी। ठीक है। नंबर 4, एक शब्द मिलता है आपको अपृहत। शब्द क्या मिलता है, अपृहत। जंगली भूमि जो होती थी वो क्या कहलाती थी, अपृहत। अपृहत, अपृहत का मतलब क्या है, जंगली भूमि। जंगली भूमि, जंगली भूमि आपकी क्या कहलाती थी बेटा जी, अपृहत कहलाती थी। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की जो गुप्त काल में भूमियां थी, उन भूमियों के हम लोग बात कर लिए। इसके अलावा कुछ भूमि जैसे अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक हम पढ़ चुके वस्तु थे इसको। अदेव मात्रिक का मतलब आप समझते, मौर्य काल में हमने पढ़ा इसको। अदेव मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में जाएगा, मात्रिक मतलब कृपा, जहां देवताओं की कृपा नहीं होगी, बिना वर्षा के कृषि, है ना, अर्थात कृत्रिम सिंचित साधनों के द्वारा, ठीक है ना, कृत्रिम सिंचित साधनों के द्वारा जहां पर खेती की जाती थी वो क्या कहलाती थी, अदेव मात्रिक। देव मात्रिक वर्षा आधारित भूमि,
ठीक है। एक शब्द मिलता है उर्वरा, चलिए दिखाई देता हूं। अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक, कृत्रिम साधनों द्वारा, कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचित भूमि, सिंचित भूमि क्या कहलाती थी? अदेव मात्रिक। शब्द मिलता है देव मात्रिक, देव मात्रिक। वर्षा आधारित भूमि, वर्षा आधारित भूमि। शब्द मिलता है आपको उर्वरा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वरा किसको कहा जाता था? उपजाऊ भूमि जो होती थी उसको उर्वरा कहा जाता था। उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर्वरा। एक शब्द मिलता ऊसर, ऊसर का मतलब क्या था? बंजर भूमि, उजड़ी हुई भूमि। शब्द क्या मिलता है? ऊसर। ऊसर का मतलब बंजर भूमि, बंजर है भाई, सब बंजर है। उजड़ी हुई भूमि, कैसी? उजड़ी हुई भूमि, ठीक है, ऊसर कहलाती थी, बंजर भूमि, उजड़ी हुई भूमि, ठीक है। एक शब्द मिलता है सदवल, हालांकि काम का नहीं है, सदवल, ठीक है। घास युक्त जो भूमि होती थी उसको सदवल कहा जाता था। पशुचारण जहां पर किया जाता था उसके लिए भी शब्द क्या मिलता है? सदवल। सरकरा, शक्कर खानी है, शक्कर में बड़े बड़े दाने होते हैं ना, बड़े बड़े क्या होते? दाने। तो कंकरीली भूमि, क्या चीज? कंकरीली भूमि क्या कहलाती? सरकरा। एक शब्द मिलता है पंकिल, कीचड़ युक्त दलदली भूमि, ये पूछा हुआ आपका। पंकिल, कीचड़ युक्त दलदली भूमि आपकी क्या कहलाती थी? याद रखिएगा कि पंकिल कहलाती थी। सरकावती, सरकावती रेतीली भूमि, ठीक है। आगे बात समझ। तो ऊसर का याद रखना क्या? बंजर भूमि। एक सदवल याद रखना, सदवल। सदवल का मतलब क्या है? घास युक्त, घास युक्त या पशुचारण हेतु, पशुचारण हेतु। ठीक है। शब्द मिलता है सरकरा, शब्द क्या मिलता है? सरकरा। सरकरा का मतलब बेटा क्या याद रखेंगे आप लोग कि कंकरीली भूमि, कंकरीली भूमि। और मोस्ट इंपोर्टेंट पंकिल, इसको इंपोर्टेंट करना। शब्द क्या मिलता है? पंकिल। तो ध्यान रखना, पंकिल कौन सी? कीचड़ युक्त दलदली जो भूमि होती थी वो क्या कहलाती थी? पंकिल। ठीक है। कुछ और लास्ट बातें देखो। भूमि के माप हेतु, भूमि माप हेतु कौन कौन से भूमि माप थे? तो यहां पर 3 प्रकार के भूमि माप मिलते हैं। एक तो नल, नल को याद रखना कि नल आप जो चलाते हो वो वाला नल नहीं, नल में एक लोहे की डंडी हुई लगी हुई रहती है ना, तो भूमि माप हेतु प्रयुक्त छड़, ठीक है ना, क्या कहलाता था? नल। भूमि माप हेतु प्रयुक्त छड़ क्या कहलाती थी बेटा? नल। भूमि माप हेतु, भूमि माप हेतु प्रयुक्त छड़, हेतु
प्रयुक्त छड़ क्या कहलाता था? नल कहलाता था। पहली चीज। नंबर एक शब्द मिलता है आपको पाटक, है ना। पाटक, पाटा पूरा का पूरा लंबा, भूमि माप का बड़ा पैमाना क्या कहलाता था? पाटक। भूमि माप का बड़ा पैमाना, भूमि माप का बड़ा पैमाना, बड़ा पैमाना क्या कहलाता था? पाटक कहलाता था। और लास्ट आपको इसके अलावा कुछ शब्द मिलते हैं जैसे आडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, धनु और दंड। ये भी गुप्त काल में मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना, कि अडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, कुल्यवाप, धनु व दंड अन्य प्रचलित माप थे, अन्य प्रचलित माप थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ये भी कुछ अन्य माप थे, अडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, धनु और दंड। वहां पर प्रश्न कैसे पूछा गया जा चुका है कि अडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप क्या है? गुप्तकालीन भूमि माप के प्रकार है। गुप्तकालीन भूमि माप के क्या है बेटा जी? प्रकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।